हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एस आर शेवदा, जोग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जी के वाई एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हमारी बात होगी वह है 12th क्लास की जो मानव भूगोल की बुक है उसकी जो प्रथम इकाई है, उसके अंदर जो प्रथम अध्याय आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो प्रथम फर्स्ट अध्याय का जो आधा जो पार्ट है जिसको हमने भाग 1 नाम दिया है वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र का जो प्रथम इकाई में जो ये अध्याय आता है उसका दूसरा भाग जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। कल हमने जो अध्ययन किया था उसके अंदर मानव की जो क्रिया है उनके बारे में अध्ययन किया था कि मानव जो है उस इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये किसको अपना देवता मानता था, किस प्रकार की दिनचर्या रहती थी, ये निश्चित पर्यावरणवादी था। और इसके संबंध में कुछ भूगोलवेताओं ने अपनी परिभाषाएं भी दी थी, जैसे रेडजेल ने दी थी मानव भूगोल मानव विकास समाजों एवं धरातल के बीच संबंध की बात करता था। इसके बाद में जो सैंपल आई थी उन्होंने पृथ्वी का अस्थिर पृथ्वी है उस पर क्रियाशील मानव के बीच संबंधों की बात की थी। और उसके बाद में विडाल डिला ब्लास भी आया था, उन्होंने भौतिक नियम और जीवों के मध्य संबंधों की बात की थी। तो ऐसे कुछ करके कुछ जो पूर्व में परिभाषाएं हैं उनमें भी ये स्पष्ट होता है कि जो मानव था जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था, तो प्राकृतिक निश्चयवादी था। जाहिर सी बात है, जैसे प्रकृति उसको चलाती थी मनुष्य वैसे ही चलता था। संपूर्णता वो अपना निर्भर किस पर मानता था, अपने आप को पृथ्वी पर मानता था, प्रकृति पर मानता था कि प्रकृति ही हमारे लिए मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा भाग था मानव भूगोल का प्रकृति विषय क्षेत्र का, तो उसकी हम बात करेंगे आज। चलिए तो बात करते हैं मानव का प्राकृतिकरण, यानी कि मानव का प्राकृतिकरण की बात करते हैं। बेंदा मध्य भारत में बुंजमांड क्षेत्र में जंगलों में रहता था। यानी जो बेंदा है जो ये क्षेत्र को कहाँ पे है, भारत के अंबुजमांड क्षेत्र में इन जंगलों में रहता था। उसके गांव में 3 झोपड़ियाँ हैं। उसके गांव में क्या है, 3 झोपड़ियाँ हैं। ये कुछ तथ्य हैं जो हमें समझाने के तौर पे दिए गए हैं, तो हम इसको थोड़ा फास्टली पढ़ लेंगे। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गाँव में मिलती है ये भी यहाँ दिखाई नहीं देते थे। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा यानी वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब ये होता है कि लोग किसी जंगल को काट के वहाँ से साफ करके जो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी है उसमें 3-4 साल तक कृषि करते हैं। 3 या 4 साल तक उसमें कृषि की जाती है, उसके बाद में उसको पड़त छोड़ दिया जाता है। फिर वापस वहाँ पे वन वगैरह उग जाते हैं और कहीं दूसरी जगह फिर से वनों को काट कर साफ करके वहाँ फिर से कृषि कर ली जाती है, तो उसको स्थानांतरित कृषि करते। तो जो आदिम लोग थे उनके पास में और कोई साधन नहीं था, सर्वा साधन उनका क्या था, कुल्हाड़ी था। तो कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते थे, वह जंगल को साफ करते थे, वहाँ पे कृषि वगैरह कार्य करने लग गए। आदिम कृषि या रूप स्थानांतरित कृषि करता था और बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जलाने के लिए जलाकर साफ करते थे। और जो ये बेंदा है उसका जो मित्र और वह दोनों है वो क्या करते थे, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जुताई के लिए जलाकर साफ करते थे। यानी जो उस लकड़ी को जलाते थे उसकी राख, उससे भी क्या वो ज़मीन को क्या बनाते थे, उपजाऊ बनाते थे। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो जंगल है वहाँ पे जिसकी वनस्पति है, जैसे टहनियाँ है, पत्ते हैं, उन सभी को जलाकर क्या करते, राख में परिवर्तित कर दिया जाता था। जब राख में परिवर्तित हो जाता था उस राख को खेतों के छिड़क दिया जाता, जिससे उस मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो एक अपने जो खाद गिरते हैं उस खाद के रूप में कार्य करती है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ या पलाश और साल के वृक्षों को देखता है उन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है। यानी कि जो ऐसे जो महुआ है, पलाश है, साल के वृक्ष है, इनसे वो क्या करता था, अपना जीवन यापन चलाता है। यानी उन्होंने उसका क्या दिया है, साथ दिया है। वह आश्रय की बात कर सकते हैं कि उसको सहारा दिया है। वह सोचता है कि इन सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है उसे वन की आत्मा लोई लुंगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है और लड़के वन में गजहरा और कुचला का संग्रहण करते हैं।
यानी कि जो ये फूलों से प्राप्त होती है औषधियाँ, यानी फूल है, कंदमूल है, उनसे वो क्या करता है, उनसे अपने खाकर जीवन यापन करते थे। आपको पता है कि जो पहले के समय में जो लोग जंगलों में रहते थे, उनके पास में जीवन यापन का साधन क्या था? फल, फूल, पत्ते, ये तो था। यानी कि उनसे क्या करता था, अपना जीवन यापन करता था। ठीक है। ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये आगामी पूर्णिमा को मदाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। यानी कि जो पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियाँ, कंदमूल जो प्राप्त होते थे, वो वस्तु विनिमय का भी क्या था? साधन था। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। यानी कि बचपन के अंदर उनके जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया था कि जड़ी बूटियाँ कैसे काम में आती है और कौन सी जगह मिलेगी, इनसे किस प्रकार की दवाइयाँ बनाई जा सकती है। वह चाहता है कि खास उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य का मतलब होता है ये जो घने जंगल वन है, उनके पीछे छुप जाते हैं, और अदृश्य का मतलब किसी को दिखाई नहीं देते हैं, और वो वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये बेंदा और उसके मित्र की इस कहानी से ये समझाया जा रहा है कि जो वृक्ष है, उनसे जड़ी बूटियाँ प्राप्त होना, कंदमूल प्राप्त होना, टहनियाँ प्राप्त होना, वनों को काटकर कृषि के लिए उपयोगी बनाना, ये सब हमारे लिए क्या है? आवश्यक। और जंगलों से हमें सहायता किस प्रकार प्राप्त होती है, ये बेंदा और उसके मित्र के सहयोग से हमें समझाया गया है। बॉक्स की कथा मानव का प्राकृतिक, मानव को प्रकृति से जोड़ने का कार्य कर रही है। जो ये हमने जो अभी तक ये बात पढ़ी थी, एक गांव के दृश्य के बारे में बताई गई थी, इसमें यह बताया गया है कि मानव को प्राकृतिक मानव को प्राकृतिक रूप से कैसे रखा जाता है, मानव प्रकृति के सहयोग से कैसे रहता है, मानव का प्रकृति किस प्रकार से सहयोग करती है। आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये जो ये वृक्ष है, वो क्या करते हैं कि आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक यानी कि व्यक्ति का जीवन यापन के साधन से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जिस घर को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन चाहिए, उनकी पूर्ति कौन करता है? प्रकृति करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पड़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। यानी कि इस प्रकार के समाजों के बारे में ध्यान कीजिए जो कि आज भी प्रकृति के साथ में क्या सामंजस्य बनाए हुए हैं। जैसे कि हम छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि जो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, वो अपने फार्म हाउस मान सकते हैं, कहीं पर विद्यालय में कोई टीचर है तो वहाँ देख सकते हैं कि वृक्षारोपण ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी, उसको पता है कि प्रकृति से हमें इन वृक्षों से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो जहाँ तक हो सके वृक्षों से हमें नुकसान बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार के जो क्या कार्य कौन करता है? जो प्रकृतिवादी होता है, यानी कि जो प्रकृति में आस्था रखता है, प्रकृति में उसका प्रेम होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? अपने जो फार्म हाउस मान सकते हैं, खेत खलिहानों में मान सकते हैं, नदी के किनारे मान सकते हैं, तो वृक्षारोपण करता है बिल्कुल निस्वार्थ भावना से। तो वो क्या होता है? प्रकृति प्रेमी होते हैं। उन व्यक्तियों का क्या है कि मानव जो है वो मानव क्या होते हैं? प्रकृति प्रेमी होते हैं, साथ प्रकृति से संबंध भी बनाए रखते हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य और संरक्षित है। अब इसका देखो इस लाइन से हम क्या समझते हैं? वृक्ष है, इन सभी प्रकरणों में यह है कि जो प्रकृति है उसको सर्वाधिक शक्तिशाली माना है। कभी कभार हम देखते हैं, ये नहीं मानते कि ये प्राकृतिक आपदा है, जैसे सूखा होना, नदी नालों का उफान पे होना, भूकंप आना, संलग्न की क्रिया होना, कहीं पर पहाड़ का टूटकर नीचे धंसना, तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो हम क्या कहते हैं कि प्राकृतिक शक्ति का प्रकोप है। ठीक है, यानी आस्था रखने वाले क्या कहेंगे कि प्रकृति का प्रकोप है। अब जैसे कई जगह हम देखते हैं कि इस प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो उसका हर्जाना भी हमें भुगतना पड़ता है। इसका छोटा सा एक उदाहरण ये है कि हमने जो ये वृक्षों की कमी हो रही है, वृक्षों की जो कटाई हो रही है, उसमें हमें देखने को मिल गया, क्या मिला कि जितने भी वृक्ष कटे हैं तो अभी जो वर्तमान में जो तापमान है वो सर्वाधिक रहा। ठीक है, जहाँ पे कहीं भी नोट कर लेना, जहाँ पे वृक्ष बहुत कम है तो वहाँ पे ताप सर्वाधिक रहेगा, और जहाँ पे प्रकृति पर वनस्पति सर्वाधिक है तो वहाँ पे तापमान में अंतर पाया जाएगा। ठीक है, तो पूजनीय के तौर पर हम देखते हैं कई महिलाएं पीपल पूजती है,
कई अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के ऊपर किसी दूसरे वृक्ष की पूजा की जाती है, जैसे कि हम शीतलाष्टमी पर किसी खेजड़ी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि पूजनीय भी प्रकृति रही है। सत्कार योग्य यानी इसका हमें सत्कार करना चाहिए, और संरक्षित यानी कि ये हमारे लिए क्या, इसको जो प्रकृति है वो हमारे लिए भी संरक्षित है और हमें प्रकृति का भी संरक्षण करना चाहिए। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से, यानी सतत पोषण हेतु अपने सभी पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। किस पर निर्भर है? अब देखिए लाइन वापस पढ़ो कि सतत पोषण हेतु यानी कि अपना जो पोषणीय विकास है खाने पीने का, उस हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर, किस पर? प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से, तो प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। इसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण मानव प्रकृति का रूप धारण करता है। यानी इस हेतु जो भौतिक पर्यावरण है वह माता प्रकृति का रूप धारण करता है, यानी एक पालन पोषण के तौर पर क्या करता है, उसका विकास करता है। अब आगे देखते हैं। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, यानी कि मनुष्य क्या करते हैं, समय के साथ जो पर्यावरण और जो प्राकृतिक बल है उनको समझने का प्रयास करते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। मनुष्य क्या करता है कि समाज और सांस्कृतिक विकास के साथ, यानी कि सामाजिक भी होना चाहिए और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम, यानी बेहतर का मतलब है बेस्ट, और अधिक सक्षम यानी मजबूताई के साथ प्रौद्योगिकी का विकास करता है। क्या करता है? प्रौद्योगिकी का विकास करता है। कौन करता है? ये मानव करता है। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर, यानी कि वह अभाव की स्वतंत्रता से लेकर वह अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था तक, यानी अभाव यानी कमी, जिस समय मनुष्य को उसकी क्या थी, कमी थी, और अभी जो वर्तमान में स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की आस्था की ओर अग्रसर होते हैं। स्वतंत्रता की आस्था की ओर क्या होते हैं? वो अग्रसर होते हैं, अग्रसर यानी आगे की ओर विकसित होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं, यानी पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन है उसी से क्या होती है, संभावना व्यक्त होती है। संभावना से मतलब यानी किसी नई चीज़ का निर्माण करना, किसी नए ज्ञान की खोज करना। तो किससे प्राप्त होती है? पर्यावरण से प्राप्त संसाधन है, जो पर्यावरण से क्या किया, संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। उन्हीं संसाधनों से क्या उनकी संभावनाएं व्यक्त हुई है। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको ये देता हूँ कि मनुष्य को लकड़ी प्राप्त हुई। मनुष्य को क्या हुई? लकड़ी प्राप्त हुई। कब? जब वो जंगलों में रहता था। तो लकड़ी से उसने क्या किया कि चारपाई बनाना, हल का विकास करना, छप्पर का विकास करना। तो ये सभी क्या है, मनुष्य ने किससे किया? लकड़ी से। तो मनुष्य के लिए जो प्रकृति ने क्या की, संसाधन उपलब्ध करवाए, और संसाधन से ही मनुष्य के मन में क्या विचार आया, संभावनाएं व्यक्त हुई, यानी कि हम नया काम और कर सकते हैं। ठीक है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदर्शी की रचना करती है, यानी कि जो मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदर्शी क्या करती है? रचना करती है। यानी मानव जो क्रियाएं करता है वो सांस्कृतिक भूदर्शी क्या करता है? रचना करता है। सांस्कृतिक भूदर्शी का मतलब ये होता है कि जो अपने किसी लकड़ी से या किसी अन्य वस्तु से नया रूप दे देना। तो सांस्कृतिक विकास उससे और लोग देखेंगे तो और लोगों के ज्ञान का विकास होगा, फिर वो क्या करेंगे, अपना फिर विकास करेंगे। तो उनके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी से फिर नया चेंजिंग करके उसका क्या करना, विकास करना। ठीक है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। जो मानव की जो क्रियाएं हैं उसकी छाप क्या, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जैसे हम करते हैं कि कोई व्यक्ति नई चीज़ सीख के आ रहा है, ठीक है, तो उसी नई चीज़ से क्या करता है कि जो नया प्रोडक्ट विकसित कर रहा है तो उस नया प्रोडक्ट धीरे धीरे अन्य लोग भी देखेंगे। ये तो है नहीं किसी व्यक्ति में ज्ञान है वो अपने घर तक ही सीमित है ना, अपना नॉलेज का क्या विकास करेगा, उस विकास को देखते देखते आगे लोग भी क्या करेंगे, उनको देखकर उनसे सीखते जाएंगे और अपना विकास करते जाएंगे। तो उन्होंने क्या कि अपने क्या कि मानव ने क्रियाओं की क्या छोड़ी है, छाप मतलब अपना कार्य किसके सामने सम्मुख किया, अन्य लोगों के सामने। ठीक है। तो उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों, तटों पर पतन और महानगरीय जल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि, यानी ये सभी किसने किए, ये सभी कार्य किसने किए, मानव ने किए।
क्या क्या कार्य किया है अपने क्रियाकलापों से? उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, यानी कि नगरीय प्रसार भी कौन करता है? मानव करता है। विश्राम स्थल भी कौन बनाता है? मानव बनाता है। खेती भी कौन करता है? मानव करता है। ये तो नहीं कि एक व्यक्ति ने खेती करना सीख लिया तो वो अन्य को किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अन्य लोग उसको देख के सीख जाएंगे। तो वो एक व्यक्ति जब सीखता है तो अन्य व्यक्ति उसको देख कर रहे हैं, तो उसकी क्या है, उस मनुष्य की छाप क्या अन्य व्यक्तियों पर पड़ रही है। तो फिर वो धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप धारण कर लेगा, यानी फिर सभी उस कार्य को करने लग जाएंगे जिससे उनको बेनिफिट प्राप्त होता है। फलोद्यान यानी फलों के उद्यान लगाना, मैदानों का विकास करना, तरंगित पहाड़ियों में चारागाह, यानी कि जो भी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जो चारागाह विकसित हुआ है उनका पता लगाना। तटों पर पतन व महानगरीय तल पर समुद्री मार्ग, अंतरिक्ष में उपग्रह, यानी कि जो तट है वहाँ पर जहाज़ों के जो सामान है उसका आयात निर्यात करने के लिए पतन का निर्माण करना। महासागरीय जल पर समुद्री मार्ग, यानी कि जो महासागरीय जल है उन पर समुद्री मार्गों का विकास करना। जैसे कि मान लो भारत से कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी अधिकता है और हम किसी दूसरे देश को उसको भेजेंगे, जैसे अमेरिका को भेजना है, अफ्रीका को भेजना है, ऑस्ट्रेलिया को भेजना है, इंडोनेशिया को भेजना है, उत्तरी अमेरिका को भेजना है, तो हम क्या करेंगे, किस मार्ग का चयन करेंगे? जल मार्ग का। ठीक है। अब इसमें से आपको थोड़ी सी एक बात ये बता देता हूँ, एक ये बात, अंतरिक्ष में उपग्रह, अंतरिक्ष में उपग्रहों का विकास किसने किया? मानव ने तो किया है, कोई पशुओं ने थोड़ी किया है। तो ये सभी कार्य किसके किए देन है? मनुष्य की देन है। अब देखो महासागरीय जल की बात करते हैं, तो ये जलीय जो परिवहन है वो मोस्टली 3 प्रकार से होता है, लेकिन अब एक चौथा प्रकार भी परिवहन के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वह कौन कौन सा, थोड़ा सा उसको देख लीजिए आप। पहला तो है स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। ठीक है, ये 3 मोस्टली हैं। और अभी वर्तमान में एक कौन सा है? पाइपलाइन मार्ग। ये भी क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिस दूसरे देशों को, अब इस परिवहन के बारे में ये देखते हैं कि कौन सा परिवहन किस जगह काम आ रहा है। भारत देश से अगर कोई वस्तु का हमें निर्यात करना है, जैसे मान लीजिए अमेरिका को करना है, अगर वह वस्तु, उसकी लागत ज़्यादा, वज़न कम, ठीक है, और समय के संदर्भ में जल्दी खराब होने वाली वस्तु, उसका परिवहन किया जाएगा किससे? वायु मार्ग से। जिस वस्तु का वज़न ज़्यादा, लागत उसके मुकाबले कम और ख़राब होने की कोई तारीख निश्चित नहीं, यानी कि अनलिमिटेड, यानी कभी वो ख़राब ना हो, और भारी भरकम सामान हो, इस सामान का परिवहन करने के लिए किस मार्ग का चयन किया जाएगा? वो आएगा महासागरीय जलमार्गों का, यानी कि महासागरीय जो मार्ग हैं, जल मार्ग, समुद्री मार्ग, उनका क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। और जो स्थल मार्ग हैं, जो देश स्थल से आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको जैसे कि कम मात्रा में जिनको आवश्यकता है और उनकी लिमिटेशन मान सकते दोनों के मध्य की है। जैसे मान लो कोई सामान है तो महीनों तक चलता है, ठीक है, और उसकी लागत भी ना ज़्यादा है ना कम है, तो उसका परिवहन किससे किया जाएगा? स्थल मार्ग से। जैसे कि हम एक देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे जो ट्रक्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो क्या करती है? आयात निर्यात करती है। और चौथा जो है मार्ग, वो कौन सा आया? पाइपलाइन मार्ग। पाइपलाइन के मार्ग से अभी हाल फिलहाल तक जहाँ पे देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय, यानी ये राष्ट्र के अंदर जो जिले हैं, जो राज्य हैं, जिले हैं, उनको आपस में पाइपलाइन मार्गों से जोड़ा गया है। जैसे कि मानो तेल के मान सकते हैं हम, जल की मान सकते हैं, कहीं पर दूध की मान सकते हैं। तो ये सब जो कार्य है वो किससे किया जा रहे हैं? पाइपलाइन के माध्यम से किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है मोस्टली जो पाइपलाइन जो मार्ग है वो हम देख सकते हैं किस किस के लिए उपयोगी है। एक तो तेल के लिए और एक जल के लिए। ठीक है, ये सब कार्य कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में हम अगली लाइन देखते हैं। पहले से विद्वानों ने इसे संभाववाद का नाम दिया था। संभावना मतलब क्या होता है? उन्होंने ये कहा है कि प्रकृति है मनुष्य को क्या उपलब्ध करवाती है? संभावनाएं। मनुष्य को क्या उपलब्ध करवाती है? संभावनाएं, यानी मनुष्य को संसाधन उपलब्ध करवाती है कि आप आगे को संभावनाएं व्यक्त करो। जैसे मान लो कि हमारे पास लकड़ी प्राप्त हुई, लकड़ी से हमने क्या बना ली? चारपाई बना ली, लकड़ी से अपने दरवाजे बना लिए, लकड़ी से आजकल हमने कोई और नया कोई प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि हमने नया कोई और किसी वस्तु का आविष्कार कर दिया। तो वह सभी क्या है? संभावनाएं। हम क्या है कि एक लकड़ी एक ही है, उसको भी जलाने के काम में लेते थे, उसी से डेवलपमेंट करके हम उसे क्या कर रहे हैं? अलग अलग संभावनाओं के माध्यम से अलग अलग उसका आविष्कार कर रहे हैं। जैसे बेंच बनाना, अभी पलंग बनाना, ये सभी लकड़ी के कार्य हैं। फिर हम आगे देख लेते हैं कि जैसे मान लो जल है, तो जल का कार्य ओनली पीना नहीं है, उसमें फिर हमने जल मार्ग बना लिया, बिजली विद्युत उत्पादन करने लग गए। तो ये सभी कार्य किसने दिए? मनुष्य को प्रकृति ने क्या दी? संभावनाएं दी। ऐसा ज्ञान रास्ता बताया कि आप इसे संभावनाएं व्यक्त करो, संसाधन उपलब्ध करवा दिए, उसमें क्या? संभावनाएं व्यक्त करो। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? संभावना, संभववाद। ठीक है,
प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति क्या करती है? हमेशा अवसर प्रदान करती है। और संभावना कौन को होता है? मनुष्य। और मानव उसका उपयोग करता है। प्रकृति क्या करती है? अवसर प्रदान करती है और मानव उसका क्या करता है? उपयोग करता है। तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, यानी कि जो प्रकृति है उनका धीरे धीरे मानवीकरण हो जाता है। मानवीकरण मतलब यानी जो प्रकृति है उसका सर्वाधिक विकास कौन करने लग जाता है? मनुष्य करने लग जाता है। तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है, यानी कि प्रकृति पर क्या मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। अब कैसे पड़ने लगती है हम वो देखते हैं कि जैसे मानो कोई जंगल है, जंगल में जब तक मनुष्य ने कृषि करना नहीं प्रारंभ किया, जब तक वहाँ पे क्या थी? सघन वन थी। तो वहाँ पे क्या थी? वनस्पति सर्वाधिक थी। वनस्पति के साथ में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अन्य कई कंद मूल जड़ी बूटियाँ हमें प्राप्त होती थी। जैसे मनुष्य ने क्या कार्य करना प्रारंभ कर दिया? कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि में भी कौन सा? स्थानांतरित कृषि, या जैसे बड़े एक एरिया में जंगल के बुबा को काट कर साफ करना, जलाकर उस राख को उर्वरता के लिए मिट्टी में मिलाना और फिर वहाँ पर कृषि करना। तो जंगल का क्या है? वहाँ पे विनाश हुआ है। तो उस विनाश होना ही उसका क्या है? जिस जंगल का विनाश हुआ है वो उस पर किसकी छाप हो गई? मानव की। पशु ने तो उतना जंगल साफ किया नहीं, किसने किया? मनुष्य ने। तो मनुष्य ने क्या किया कि अपनी जो छाप वो किस पे छोड़ दी? प्रकृति पे। प्रकृति ने मनुष्य को पहले सर्वप्रथम क्या दिया था? मार्ग बताया, उसको अवसर प्रदान किए। तो मनुष्य ने क्या? संभावनाएं व्यक्त हुई। जब मनुष्य संभावनाएं व्यक्त करने लग गया तो मनुष्य ने अपनी ही छाप किस पर छोड़ दी? प्रकृति पर छोड़ दी। ठीक है, तो प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगी। अगली बात करते हैं। अब पहले तो देख रहे थे मानव का प्राकृतिकरण और अब देख रहे हैं प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ट्रांडहाइमन के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम, यानी कि सर्दियों के अंदर क्या है? प्रचंड हवा और भारी हिम, यानी कि हिम यानी बर्फ का पड़ना। महीनों तक आकाश अद्युप्त रहता है। आकाश अद्युप्त का मतलब ये होता है कि मनुष्य जो आकाश है वो साफ दिखाई नहीं देना। ठीक है, बादलों से ऐसे कुछ घिरा हुआ रहना। केरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। यानी कृत्रिम ढंग का मतलब हम मानते हैं किसी दूसरे साधन से मान सकते हैं हमें गर्मी महसूस हो रही है तो हमने कृत्रिम रूप क्या? एसी। ठीक है, सर्दी महसूस हो रही है तो हमने गर्मी के लिए क्या चला दी? एसी, गर्म एसी चला दी। तो वो क्या? कृत्रिम रूप से उसने उसका रूम जो कार्यालय क्षेत्र है यानी जिसका ऑफिस है उसका सेंटीग्रेड तापमान कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है, यानी कि जो शीशा है लगा हुआ वह प्रकाश को क्या करता है? समायोजित करता है। जैसे सर्दियों के अंदर जो है बर्फ़ को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, बर्फ़ की जो ठंडक है उसको अंदर आने नहीं देता। गर्मियों के अंदर सर्वाधिक तापमान को अंदर नहीं आने देता। तो क्या करता है? मेंटेन रखता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे कक्ष मौसम में नई सब्जियों और पौधे नहीं उगते, यानी कि यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। केरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। यानी कि जैसे हम इसका एक छोटा सा उदाहरण ये देखते हैं कि वर्तमान में जो ग्रीन हाउस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में जितने भी जो ग्रीन हाउस बन रहे हैं वो किसका उदाहरण है? ठीक है, इस शीशे वाले रूम का एक तरह का उदाहरण है, क्योंकि उसमें क्या करता है? तापमान भी टेम्परेचर क्या समान रखा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस की उदाहरण के तौर पे उसने केरी ने क्या था? अपने जो क्षेत्र है, अपना जो इसे मान सकते हैं जो ऑफिस है या अपना जो बाड़ी बोने का जो क्षेत्र है उसको कांच से ढक रखा था और वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय पौधे हैं उनका क्या करती थी? विकास करती थी और उनका आनंद लेती थी। जिसको इसकी समझ नहीं थी वो उनके जो पौधे हैं उसको समझ नहीं होने के कारण क्या होते थे? इस मौसम में रुक्ष हो जाते थे, सूख जाते थे या जल जाते थे। उष्णकटिबंधीय केला व कीवी का आनंद लेती थी। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ केरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है और वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपने मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि केरी 58 वर्षीय है फिर भी वह विश्व के अन्य भागों में अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा
दिखती है, क्योंकि खाने पीने का फर्क व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा खाएगा उसका शरीर, उसकी बॉडी वैसा ही उसके साथ में क्या करेगी, व्यवहार करेगी। अब अगली बात करते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अब कल्पना तो करनी पड़ेगी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे जीवन शैली कैसे संभव है, यानी कि जो ऐसी जीवन शैली कैसे संभव है। अब मैंने आपको ये बताया था अभी ग्रीन हाउस वाला उदाहरण, वो उसी प्रकार क्या संभव है, ठीक है। कैसे संभव हुई यह प्रौद्योगिकी, जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग व उन जैसे अन्य लोग प्राकृतिक द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। यानी कि व्यक्ति ने क्या किया, प्रकृति को मात देने लगे, प्रकृति की जो शक्तियाँ थी उनको छोड़ के उनमें संभावना व्यक्त करके क्या करने लग गए, प्रकृति को अपने अनुसार बनाने लग गए। जैसे मान लो कि ग्रीन हाउस है, तो जैसे मान सकते हैं कि तरबूज है, वो अपने इस गर्मियों में और अपने जो वर्षा ऋतु आती इसी में होते, सर्दियों में बहुत कम होते थे, यानी सर्दियों में होने का सवाल ही नहीं था। अभी तरबूज आप सर्दियों में भी खा सकते हो। तो ये सभी किसका प्रकोप है, हमने क्या कर ली, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ग्रीन हाउस के माध्यम से टेम्परेचर सम्मान रख के क्या किया जा रहा है, फलों का उत्पादन किया जा रहा है। सर्दी वहाँ पे जैसे हम बात करते हैं अमेरिका में है, यूरोप की बात करते हैं, उधर नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, उधर क्या करते हैं कि सर्वाधिक ठंड रहने के कारण वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उनके फल वगैरह हम ऐसे मान सकते हैं विकसित नहीं हो सकते। तो उनके लिए क्या कहते हैं, उस विशेष तरीके से उन जगहों को डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे शीशा लगाकर, ठीक है। शीशे में क्या है कि उद्यान लगा के ग्रीन हाउस की तरह से वहाँ पे एक अपने जो क्षेत्र है उसको डेवलपमेंट करके वहाँ पे उष्णकटिबंधीय पौधों का विकास करना, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस के तरह ही वहाँ पे उस समय क्या किया जाता था, इन उष्णकटिबंधीय पौधों का विकास किया जाता था। कहाँ पर, दूरवी क्षेत्रों में बात करें जहाँ पे सर्वाधिक ठंड रहती थी, बर्फ गिरती है, ठीक है। विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है। जैसे मैंने आपको ये ग्रीन हाउस का उदाहरण दे दिया, एक सर्वोत्तम बेस्ट उदाहरण मान सकते हैं। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनाओं के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। परिलक्षित मतलब कहती है कि संभावनावाद और निश्चयवाद। निश्चयवादी ये कहते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दिया वो क्या निश्चय है। संभावनावादी वो कहती है कि नहीं, प्रकृति ने हमें नहीं दिया केवल हमने, प्रकृति ने हमें क्या संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, संभावनाएं हमने खोजी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब मतभेद उत्पन्न हुआ तो बीच के अंदर कौन आ गए, ग्रिफिथ टेलर आ गए। उन्होंने ऐसे नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ का नारा दिया। ग्रिफिथ टेलर थे, इनकी देन क्या है, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का मतलब ये होता है कि रुको और जाओ, ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद। यानी कि इन्होंने कहा कि कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, कोई जीव है, कुछ भी है, इस धरातल पर आता है, रुकता है, अपना कार्य करता है और चला जाता है। जैसे कि इस धरातल पर या इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ निश्चिंत नहीं है, कोई भी मानव है वो अमर नहीं है, ठीक है। कोई भी वृक्ष है तो वो अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं। तो इन्होंने कहा कि प्रकृति हो चाहे मनुष्य हो, कोई वस्तु आती है, कोई अपना विकास करने के लिए आती है, ठीक है, कोई अपना विकास खोकर जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आती है और रुकती है और फिर चली जाती है। तो इन्होंने कहा कि ना ही तो ये पर्यावरण निश्चयवाद है, ना ही संभावनावाद है। ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा कि इन्होंने तो केवल नवनिश्चयवाद, ये तो केवल नवनिश्चयवाद है, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। यानी कि जो सिटी में हम देखते हैं, गाँव में तो ऐसा कोई रूल है नहीं, गाँव में तो ऐसा कोई रूल नहीं है बत्तियों वगैरह का। जैसे जो कोई सिटी हम बात कर लेते हैं अपने जयपुर की है, ठीक है, बात कर लेते हैं सीकर की है, बात कर लेते हैं अजमेर की है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा थोड़ी ना है, ठीक है। उनका नियंत्रण किससे होता है, बत्तियों द्वारा। लाल बत्तियों के रुक जाओ, हरी बत्तियों की चल लो, ठीक है। तो लाल बत्ती का अर्थ है रुको। ये रुको किसका अर्थ है, लाल बत्ती का। जो नवनिश्चयवादी कौन दे रहा है, ग्रिफिथ टेलर दे रहा है, उसकी बात बता रहा है रुको। यानी कि लाल बत्ती का मतलब होता है रुको। और एबरन पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुकर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, और एम्बर पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार होने का अंतराल प्रदान करती है। यानी कि लाल और जो हरी बत्ती है उनके बीच जो पीली बत्ती वो क्या करती है, तैयार होने का अवसर प्रदान करती है। तो इन्होंने भी ये कहा, निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने कि जो रुको
और जाओ, रुको का मतलब होता है क्या, लाल बत्ती, जाओ का मतलब होता है क्या, हरी बत्ती। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है किसका है, पीली बत्ती का। वो कह रही है कि आप धरातल पर आए, ठीक है, आके अपना आके धरातल पर आए तो ये तो क्या होगी, आपकी लाल बत्ती होगी। जाना है जब आपका अंतकाल होगा। एक ये उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। इन दोनों के बीच का जो मध्य पॉइंट है वो क्या है, आपका विकास। आपको किस प्रकार तैयार होना है, किधर चलना है, ये सोचने समझने और विकसित होने का क्या है, समय है। तो एक पीली बत्ती का उदाहरण दिया किसने, ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि रुको और जाओ, इन दोनों के बीच में कड़ी किसको बताया, पीली बत्ती को बताया, ठीक है। हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरण निश्चयवाद और न ही नितांत स्वतंत्रता या संभावना की दिशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा प्राकृतिक नियमों का अनुपालन, यानी कि प्रकृति का जो नियम है उसका अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना कि हम संभावना से प्रकृति विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। जो प्रकृति का नियम उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार चलते चलते हम प्रकृति विजय पा सकते हैं, बल्कि हम ऐसे विजय नहीं पा सकते। तो ये किसका देन है, टेलर की। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमांतों में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावना को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जो पर्यावरण की हानि नहीं कर रही है, यानी कि आप जो संभावनाएं तो खोजो, लेकिन संभावनाएं उस वक्त खोजो जिसमें पर्यावरण की क्या हो, हानि नहीं हो, ठीक है। इसने बताया था, वापस पढ़ो इस लाइन को। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सके। यानी कि प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे, यानी कि आप इसको स्वीकार करके आगे अपना विकास करो तो प्रयत्नों के आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हुई, यानी उन सीमाओं में विकास करो जो पर्यावरण की क्या नहीं कर रही है, हानि नहीं कर रही है, और संभावना को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। यानी कि अंधाधुंध जो रफ्तार है वो दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है, यानी कि आप जितनी रफ्तार से चलोगे आपकी दुर्घटना होने की उतनी संभावना है। तो आज के बाद में धीरे चलना सीखे और नियमित तौर से चले और शांत स्वभाव से चले। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीय ताप, पीछे हटती हिमनदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ हैं। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो विकसित जो अर्थव्यवस्था हम जो विकसित कर रहे हैं, कोई वस्तु कोई आविष्कार कर रहे हैं और विकसित देशों में आने की कोशिश कर रहे हैं, या जो विकसित देश हुए हैं तो उनकी देखो जो प्रकृति की हानि है वो क्या है। अर्थव्यवस्था द्वारा चली गई मुक्त चाल, यानी जो अर्थव्यवस्था जो है उसके जो द्वारा जो चाल चली गई है उसका परिणाम हमें क्या भोगना पड़ रहा है, हरित गृह प्रभाव हो रहा है, ओजोन परत अवक्षय हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, भूमंडलीय तापमान जैसे हमने अभी देखा है ग्रीष्म ऋतु के अंदर की तापमान कितना भयंकर बढ़ा था, 9 तपा भी आया था। पीछे हटती हिम नदियों का पिघलने से जो समुद्र का जल स्तर है वो ऊपर बढ़ना, जिससे कि छोटे बड़े द्वीप जो धरातलीय क्षेत्र है उसका जलमग्न होना। जलमग्न अभी कह सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्र है उसमें हिंद महासागर में पानी की जो हिमनद पिघलेगा तो उसमें पानी की आवक बढ़ेगी, वो बढ़ने से क्या आएगी, तटीय क्षेत्र जलमग्न होने की संभावना। निम्नीकृत भूमियाँ है। नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। नवनिश्चयवाद ये कहता है कि आप विकास इस तरह से करो जिसमें ना ही तो प्रकृति को हानि पहुँचे, यानी कि आपके विकास से प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, फिर आप विकास कितना ही कर सकते हो। प्रकृति के साथ में विकास करो, ठीक है, फिर प्रकृति का विजय पा सकते हो। जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। यानी कि ये क्या करता है, संभावनाओं के बीच जो निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच में जो अंतर है उस द्वैतवाद को क्या करता है, निष्फल करता है, यानी उसको मिटाने की कोशिश करता है। अगली बात देखते हैं, मानव भूगोल की कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल की जो कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा है किस में अध्ययन कर रहे हैं, मानव भूगोल में, का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण, यानी कि मनुष्य का क्या हो, सामाजिक कल्याण हो, यानी सर्वाधिक मनुष्य का क्या होना चाहिए, कल्याण होना के विभिन्न पक्षों से था। इसका उद्देश्य तो क्या था, सामाजिक कल्याण से था।
इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। यानी मनुष्य का सामाजिक कल्याण कब होगा, जैसे आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा जैसे पक्ष में के पक्षों से प्राप्त होंगे। यानी उसे आवास भी मिलेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो मनुष्य का क्या होगा, सामाजिक कल्याण होगा। भूगोलवेताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। यानी कि स्नातकोत्तर जो है पाठ्यक्रम, उसमें सामाजिक कल्याण के रूप में जो भूगोल का एक कोर्स क्या कर दिया, आरंभ कर दिया है। आमूलवादी, रेडिकल, यानी अब आमूलवादी जो विचारधारा वो क्या कहती है उसके बारे में देखते हैं। विचारधारा ने निर्धनता के कारण, यानी व्यक्ति जो निर्धन है उसका कारण, बंधन, उसमें रुकावट क्या आ रही है, और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए, यानी सामाजिक असमानता यानी कोई व्यक्ति किस प्रकार जीवन यापन कर रहा है, कोई अच्छा यापन कर रहा है, कोई गरीब है, कोई व्यक्ति 5 स्टार में खाना खा रहा है, कोई किसी को 2 शाम की रोटी नसीब नहीं है, तो सामाजिक असमानता है। कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, किसी के पास पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए शॉल नहीं है, कोई मखमल की गद्दे में सो रहा है, तो ये सभी क्या है, सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानताओं के लिए मोक्स के सिद्धांत का उपयोग किया, यानी आमूलतावादी, उन्होंने कॉलमॉक्स था, उनके सिद्धांतों का क्या किया, उपयोग किया। मोक्स का सिद्धांत ये था कि ये बता रहा था कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा कारण क्या है, ये किसका, मोक्सवादी थे। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। यानी जो समकालीन जितनी भी सामाजिक समस्याओं का जो संबंध है, जो समकालीन सामाजिक समस्या है, उनका संबंध किससे था, पूंजीवाद के विकास से। यानी कि पूंजीवादियों क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजातीयता, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवादी विचारधारा, उन्होंने प्रत्यक्ष जो अनुभव, यानी आप जो प्रत्यक्ष में अनुभव कर रहे हो, उसके साथ साथ जो मनुष्य की जाति है, उसकी प्रजाति है, उसका धर्म है, इस पर आधारित सामाजिक जो संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया। यानी कि जो व्यक्ति पहले कौन सी जाति का लोग है, वो कैसा कार्य कर रहा है, उसका धर्म किस प्रकार का है, इत्यादि पर क्या किया उन्होंने, जो ये जाति आधारित जैसे मान लो चमार, उसका कारण क्या है कि चमड़े उगाटना है, ब्राह्मण है उसका धर्मशास्त्र पढ़ना है, जो अपने और देखते हैं कि जाट है, इनका कार्य क्या है, खेती करना है। तो इनका जो जाति है, प्रजाति है, धर्म इत्यादि पर जो आधारित सामाजिक संवर्ग है, यानी जो वर्ग है, इनका दीर्घकाल पर बोध पर ज़्यादा जोर दिया है। यानी उस जो बोध है उस पर क्या करिए इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, यानी मानव भूगोल जो है इसके जो क्षेत्र है और उपक्षेत्र कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल उसके अंतर्गत वे गठित होते हैं के मध्य संबंधों की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। यानी मानव भूगोल, जैसा कि आपने अभी पहले देखा है कि प्रकृति और मानव की, जो मानव और प्रकृति की बीच मानव जीवन के सभी तत्व अंतराल, यानी तत्व कौन कौन से थे, अंतराल उसके अंतर्गत वे गठित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, यानी कि उसका क्या, मनुष्य की प्रकृति क्या अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उसकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ या अंतरापृष्ठ विकसित करती है। यानी कि जो मानव भूगोल है वो सामाजिक विषयों के सहयोग से, जो सामाजिक विषय उनके सहयोग से घनिष्ठ अंतरपृष्ठ विकसित करती है। यानी कि उनके साथ में घनिष्ठ क्या करती है, व्यवहार करते हुए अपना विकास करती है। मतलब यानी कि कोई व्यक्ति विकसित हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई उदाहरण के लिए ये देखते हैं, कोई व्यक्ति टीचर बना है, ठीक है, तो कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके दोस्त ने, सहपाठी ने उसका रूम का या उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, फिर वो टीचर बन गया। तो किसके सहयोग से बनाओ, दोस्त के सहयोग से, ठीक है। तो इसी प्रकार जो मानव भूगोल है ये भी अपना विकास किसके साथ में कर रही है, सामाजिक विज्ञानों के सहयोग से विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरप्रष्ठता विकसित करती है। यानी कि अब अगर वो विकसित हुई है तो किन के सहयोग से, सामाजिक विषयों के साथ में, तो उसका भूगोल के साथ या मानव भूगोल के साथ में क्या है, अंतरप्रष्ठ विकसित हुई है। यानी उसके साथ साथ ही भूगोल भी क्या हुई है, विकसित हुई है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है। यानी ज्ञान का जो विस्तार है उसके साथ साथ नए जो उपक्षेत्र उनका भी क्या होता है, विकास होता है। मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करते हैं। अब देखिए मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है और उपक्षेत्र है वो कौन कौन सा है, उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे।
अब करते हैं मानव भूगोल की वृद्ध अवस्थाएं और प्रणोद। मानव भूगोल की जो वृद्ध अवस्थाएं हैं वो यानी इसका क्षेत्र है वह और प्रणोद के क्या है। पहले हम देखते हैं आरंभिक उपनिवेश युग, यानी कि जो भारत का जो प्रारंभिक जो उपनिवेशिक जो युग था उपनिवेश का, तो उसमें देखो क्या कहा था, क्या हुआ था। उपागम तो क्या थे उस समय, अन्वेषण और वितरण, यानी कि उस समय क्या था, आरंभिक जो उपनिवेशिक युग था उसमें क्या खोज और वितरण स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखते हैं इसके वर्ग लक्षण क्या थे। साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने एक नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, क्षेत्रों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा, यानी कि विश्व ज्ञान कोशीय जो विवरण है वो उसका प्रयास किसका रहा, भूगोलवेताओं का, यानी उसका वर्णन किया जाए, विश्व ज्ञान कोश का वर्णन किया जाए, यानी उसका खोज किया जाए। ठीक है, तो वितरण यानी ज्ञान करने के लिए क्षेत्रों क्या किया उन्होंने, वितरण किया। ठीक है, और अन्वेषण किया, अन्वेषण यानी उसका खोज की, किन्होंने की, भूगोलवेताओं ने। दूसरी समयावधि होती है उत्तर उपनिवेश युग। अगली जो समयावधि आती है वो कौन सी आती है, उत्तर उपनिवेश युग। इसमें क्या हुआ, प्रादेशिक विश्लेषण, यानी कि जो प्रदेश है उसको क्या किया गया, उपभागों में बांटा गया या प्रदेशों में बांट उसका अध्ययन, यानी कि अध्ययन तो करो। जब उन्होंने खोज कर ली, इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो इन्होंने कहा जो हमारे पास सामग्री प्राप्त हुई उसका जो विभाजन है या उसका जो अध्ययन है वो हमें उसको उपभागों में बांट कर करना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखते हैं लक्षण क्या है। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किया जाए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग हैं। इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी, यानी कि इन्होंने कहा कि जो हमने जितने भी तत्व एकत्रित किए हैं वो सभी क्या है, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, सभी क्या है, पृथ्वी के भाग हैं। तो उन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी, यानी कि जो जितने भी जो तत्व हैं या हमारे पास जो अध्ययन के स्रोत हुए हैं उन भागों को हमें पृथ्वी के साथ जोड़ते उसका विभाजन करो तो इसमें समझने में हमें क्या होगी, सहायता प्राप्त होगी। अगली बात करते हैं अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। ठीक है, अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। इसमें क्या हुआ था, क्षेत्रीय विभेदन, यानी इसमें क्या हुआ था, एक क्षेत्र में जो व्यापक विशेषताएं है का दूसरे क्षेत्र से भिन्न होना। इन्होंने कहा क्षेत्रीय विभेदन, यानी अपने जो हम देखते हैं कि एक क्लासरूम दूसरे क्लासरूम, एक शहर से दूसरा शहर, एक गांव से दूसरा गांव, एक नगर से दूसरा नगर, वो क्या है, विभेदीकरण उनमें, यानी एक समान तो नहीं है। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय विभेदन है उसमें एक क्षेत्र में जो व्यापक विशेषताएं है ना वो दूसरे क्षेत्र में क्या है, भिन्न है। तो देखिए लक्षण क्या है, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, किसमें, अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक में। अगली समयावधि आती है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, यानी 1950 का जो दशक था उसका अंत से लेकर 1960 के दशक के अंत तक, यानी कि जो 10 वर्षों का जो समय रहा उसके बीच में। उपागम क्या है इसका, स्थानीय संगठन। अब देखो स्थानीय संगठन के बारे में बात करते हैं तो इसका लक्षण देख लीजिए। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिक के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विभिन्न जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको मानचित्रीय योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना, यानी कि जो मानवीय जितनी भी क्रियाएं हैं उनको मानचित्रीय प्रारूप है मानचित्रीय प्रारूप में उसकी क्या करना, पहचान करना। ठीक है, इसमें जो कंप्यूटरीकृत युग है, सांख्यिकी युग है, वो किस समय आया था, 1950 के दशक से 1960 के दशक के अंत तक। फिर करते हैं 1970 का दशक। 1970 के दशक की बात करें, इनमें क्या हुआ, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना, यानी कि मनुष्य इस समय क्या जो दौर चला वो कौन सा चला,
इसमें तीन जो विचारधारा मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हो गया। तो इन सभी विचारधाराओं का उदय होने से मानव भूगोल सामाजिक जो राजनीतिक यथार्थता के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। यानी कि इन विचारधाराओं के उदय होते ही जो भूगोल था वो सामाजिक यानी समाज के अनुसार, राजनीति के अनुसार और यथार्थ यानी है उस स्थिति में के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। यानी मजबूताई से कार्य इसी में इस क्षेत्र, इन तीन क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और यथार्थ, इन्हीं के लिए मजबूत बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। नीचे वाला बॉक्स देखते हैं। 1990 का दशक, सॉरी 1990 का दशक, हाँ अभी वो आ रहा है। 1990 के दशक की बात करते हैं तो इसका जो उपागम है वो कौन सा है? भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। कैसा है? भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, वर्त सामान्यकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों को प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। फिर अगली बात करते हैं कि मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन। यानी कि मानव भूगोल और जो सामाजिक विज्ञान के जो सहयोगी हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए बात करते हैं। सर्वप्रथम मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल का क्षेत्र कौन सा है? सामाजिक भूगोल। पहली कौन सी है शाखा? सामाजिक भूगोल। इसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी इस सामाजिक भूगोल को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ये सभी किसके पार्ट है? सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल को इन क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है। अलग अलग इनका क्षेत्र बताए गए हैं। सामाजिक भूगोल का पार्ट है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। अब इसी के सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों के अंतर्पृष्ठ। ठीक है, सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र बना, व्यवहारवादी मनोविज्ञान, जैसे कि वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवादी, तो उन्होंने क्या मनोविज्ञान का पार्ट है, मनोविज्ञान के अंदर अपने चलता है एक वैज्ञानिक, उसका नाम है वाटसन, तो उन्होंने व्यवहारवाद को सर्वाधिक महत्व दिया है। अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र, सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान और समाजशास्त्र मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, ये सभी किस में आते हैं? लिंग भूगोल में। यानी लिंग जब पुरुष और महिला किस में आ गई? लिंग भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास, चिकित्सा भूगोल कहता है महामारी विज्ञान का। ठीक है, फिर आते हैं नगरीय भूगोल, इसमें आते हैं नगरीय अध्ययन और नियोजन। फिर आता है राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल में राजनीति विज्ञान आती है। और उपभाग है निर्वाचित भूगोल और सैन्य भूगोल, यानी कि जो निर्वाचन होता है वो किस में आती है? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, सैन्य सेनाओं का भूगोल, तो सैन्य विज्ञान आती है इसमें राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक भूगोल में। फिर आती है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या में होती है जनांकीकी। ठीक है, जनसंख्या में क्या होती है? जनांकीकी। आवास भूगोल में कहते हैं नगर या ग्रामीण नियोजन, यानी नगर और ग्रामीण में लोग क्या कहते हैं? निवास करते हैं, तो किस में आती है? आवास भूगोल में आती है। आर्थिक भूगोल में आती है संसाधन भूगोल या संसाधन अर्थशास्त्र, यानी कि जो आर्थिक भूगोल है उसमें मनुष्य अपने आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार जीवन यापन करता है, कौन से संसाधन अपनाता है और किस संसाधन से अपना जीवन यापन करता है, ये किस में आती है? आर्थिक भूगोल में। फिर आगे कुछ और पार्टीशन है आर्थिक भूगोल का। कृषि भूगोल, कृषि से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। अब कृषि भूगोल में कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल में औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल व्यावसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य, पर्यटन भूगोल में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, किसका पार्ट है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल का। ठीक है, तो ये कुछ भूगोल की क्या थी? शाखाएं थी। ठीक है, कि मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र, सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशंसकों के अंतर्पृष्ठ। ठीक है, भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, ये सभी क्या थे? इसका डिवाइडेशन रूप था। कुछ इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथक भूगोल का वर्णन, कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं प्रासंगिक है, लेकिन नहीं का मतलब होता है ये रॉन्ग हो गया। अगला देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यांत्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य।
भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत की बात करें, स्रोत नहीं है। कौन सा? चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा? प्रौद्योगिकी। किन के बीच में बात कर रहा है? लोग और पर्यावरण के बीच में। तो अभी तो हमने जो पढ़ा था वो प्रौद्योगिकी के बारे में कि मनुष्य क्या कर रहा है, प्रौद्योगिकी विकास सर्वाधिक कर रहा है। तो किसी ने कहा कि आप प्रकृति को मानते हुए प्रौद्योगिकी विकास करिए, कोई बोला नहीं डायरेक्ट प्रौद्योगिकी विकास करिए, कोई सामने जो हमारे पास जो संभावना है उसका विकास करे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन सा नहीं है? मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रथम इकाई का जो मानव भूगोल का चैप्टर था, उसकी प्रकृति और जो क्षेत्र था, ये कंप्लीट हुआ है। इसके हमने 2 पार्टीशन बने, जिसमें कि जो वीडियो ज़्यादा ना बड़ा ना हो। तो 2 वीडियो के अंदर जो हमारा जो पार्टीशन हुआ, इसमें मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र कंप्लीट हुए हैं। अब जो दूसरी इकाई आएगी उसमें विश्व की जनसंख्या आएगी और विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि आएगी। ठीक है। तो एक इसमें आएगी, दूसरे अध्याय में आएगी। ये दूसरी इकाई है जिसमें अध्याय दूसरा है विश्व की जनसंख्या, वितरण और वृद्धि। ठीक है। यहाँ तक जितना भी मैंने कोशिश की है कि आपको सरलीकरण के माध्यम से समझाने की, हमारे पास जो जिनसे संसाधन उपलब्ध है उसके माध्यम से आपको बताने की। तो सभी को नमस्कार। सभी से उम्मीद की जाती है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।